हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का टॉपिक हमारा जेई बियाग में जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उससे रिलेटेड है कि हम कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने ड्राइंग वाले सेक्शन में। तो आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टिप्स टू स्कोर आपका जो 99 प्लस कैसे आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम देखते हैं कि आप देख रहे होंगे एक ट्रेडिशनल मटेरियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल ड्राइंग मटेरियल, जब तक आपको अपने ड्राइंग मटेरियल के बारे में नहीं पता होगा, लास्ट मोमेंट हम लोग उसमें पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार ये पेंसिल से डार्क क्यों हो रहा है, ये कलर पेंसिल क्यों नहीं अच्छे से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी मटेरियल है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मटेरियल है वो है पेंसिल। ओके, हम पेंसिल की बात करते हैं। पेंसिल में क्या है, आपको कितने, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपका थ्री डी कंपोजिशन में आपसे पूछा, मतलब आपके कोई भी रेंडरिंग करने के लिए दे दिया जाता है किसी भी जगह। पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थ्री टाइप्स की पेंसिल रखनी है, 3 to 4 टाइप्स की, जिसमें से सबसे लाइट पेंसिल आपकी एचपी वाली रहेगी। आप एचपी वाली पेंसिल रखिए। जब भी आप कोई भी ड्राइंग करते हैं तो एचबी वाली पेंसिल का यूज करिए। नेक्स्ट, आप थोड़े से जहाँ पे शेड्स के वेरिएशन, वैसे अगर आपके हैंड में कंट्रोलिंग है पेंसिल को तो आप 6B और 8B से भी सारे शेड्स ला सकते हैं। बट अगर नहीं है तो प्लीज रिस्क मत लीजिए, आप 2B और 6B और 8B पेंसिल का यूज करिए, जिससे आपके शेडिंग्स में वेरिएशंस आएगा। पेंसिल को होल्ड करने का भी ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पॉइंटेड मत रखिए। जब आप शेडिंग करते हैं कोशिश करिए थोड़ा सा पॉइंट कम रखेंगे पेंसिल का, और ग्रेफाइट के पूरे पार्ट को यूज करेंगे, कुछ लाइक इसके पूरे पार्ट को इस तरह से जब आप चलाते हैं पेंसिल में, तब ये शेडिंग बहुत अच्छे से आती है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो जब भी शेडिंग्स करते हैं तो पॉइंट वाले पार्ट को नहीं लेना है शेडिंग करते टाइम, क्योंकि लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट है इरेजर। देखो, इरेजर आपको 2 टाइप्स की यूज करनी है। आपने एक नीडेबल रबर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है आपको बहुत जल्द इससे रिलेटेड बता दिया जाएगा। जब आपके एग्जाम से पहले मटेरियल से रिलेटेड आप वीडियोस भी डले हुए हैं यूट्यूब पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप की रबड़ होती है नीडेबल। नीडेबल रबड़ एक क्ले की तरह दिखने वाला इरेजर है। उसमें क्या होता है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आप किसी भी शेप में उसको लेकर शेडिंग्स में जहां पर हाईलाइट्स देनी है, या फिर कहीं पर बहुत ज्यादा डार्क टोन आ गई है तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप रिमूव करने के लिए उसको टैप करेंगे तो वो इजिली उतना डार्क टोन कम हो जाएगी। तो नीडेबल रबर का यूज करना है। सेकंड, नॉर्मल इरेजर जो आप यूज करते हैं वो भी करना है। और जहां पे शार्प आपको लाइंस बनानी है तो आप उस इरेजर को ट्रायंगल शेप में कट करके यूज करिए। उससे क्या होगा, आपके शार्प जहां पर हाईलाइट्स देनी है डायरेक्टली वहां पर ये यूज में आएगी। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर प्रैक्टिस के लिए, देखो अभी तक आप नॉर्मली A4 साइज के जो पेपर्स आते हैं उसमें कर रहे होंगे, बट अब जो कम से कम टाइम बचा है उस टाइम पे ट्राई करिए। कार्ट्रेज शीट आती है, बहुत अच्छा पेपर है वो। उससे में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो भी पेपर मिलेगा आप उस पे इजिली उस पेपर को यूज टू हो जाओगे। तो ट्राई करिए कि कार्ट्रेज शीट पे ही आप ड्राइंग करेंगे। जो कम से कम टाइम बचा है उसमें आप थोड़ा सा आप हैंडलिंग करना भी आ जाएगा कि किस तरह से ये पेपर हैंडल किया जाता है, पेंसिल के शेड्स उसके ऊपर कैसे आते हैं। और अदरवाइज कोई भी आपके पास जब पेपर आएगा तो आप उसमें इजिली ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं पेन की, किस टाइप का। देखो, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2D डिजाइन में, इसका यूज होगा जिसको बोलते हैं माइक्रोन पेन। माइक्रोन पेन में आप चाहो तो सेट ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसमें से जो कम से कम या तो 0.8 वाला या 0.3 और 4 के आप लेके जाइए। बहुत कम से बहुत ज्यादा पॉइंटेड मत लीजिए, वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। आप तो आप ज्यादातर यूज कर सकते हो 0.4 to 0.8। पेन के बाद हमारे आते हैं कलर। कलर आप कोई से भी कलर यूज कर सकते हैं, बट पहले उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए क्या वो पेपर में स्मूथ चल रहे हैं कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मटेरियल प्रॉपर नहीं लेके जाएंगे आपकी ड्राइंग कभी अच्छी बन नहीं पाएगी। तो पहले आप अपने मटेरियल पे फोकस करिए, देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब ड्राइंग की टिप्स की, कि ड्राइंग में क्या क्या चीजें हमें करनी है जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम ला सकते हैं।
तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा 3D कंपोजिशन। आपने सबने देखा होगा 3D कंपोजिशन में का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 3D कंपोजिशन की। 3D कंपोजिशन में सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे, एक तो आपका स्टडी पर्सपेक्टिव। अगर आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है, आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के प्रिंसिपल्स पता है, तो आपके लिए चीजों को ड्रॉ करना ज्यादा इजी होगा। तो 3D कंपोजिशन में जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का नॉलेज रखें पर्सपेक्टिव के। देन जब आपने पर्सपेक्टिव को समझ लिया, ठीक है, जब आप पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं, तो देन फिर आपकी बारी आती है, आप पेंसिल को पिक करिए। नेक्स्ट, पेंसिल को पिक करने के बाद आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक शेप्स का। ओके, बेसिक शेप्स क्यों, बेसिक शेप्स क्यों, ऐसा सब होता है कि मैम इतना छोटे बच्चों जैसा काम क्यों करवा रहे हो, बट इम्पॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको बेसिक शेप्स की नॉलेज है, तो आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, आप उसमें इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, इजिली उसको ड्रॉ कर लोगे उसके बेसिक शेप्स के यूज के थ्रू। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर सर्कल की और ओवल या ट्रायंगल की से मिल बनने वाला, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इन दो से, सर्कल एंड इस शेप से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, आप ड्रॉ करके बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि क्या होगा। ऐसे आप इधर से कोई भी 3 या 4 शेप्स उठा लीजिए, कपल ऑफ शेप्स ले लीजिए, और उन शेप्स को का यूज करके एक ऑब्जेक्ट रेडी करके, जो आपके घर में है, आपके स्कूल में है, डेस्क में है, जहां पर भी हो, उसको आप ड्रॉ करके बताइए। और कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज करिए कि इनसे बनने वाले जो भी कपल ऑफ शेप्स आप ले रहे हैं, उनका कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो शेप्स को जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करोगे ना बेटा, तब आपको समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था बेसिक शेप्स की नॉलेज करना। तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके शेप्स किस तरह के, जो भी आपने शेप्स लिए हैं उनको मर्ज करने से कौन सा शेप बना है। तो आपको दूसरी चीज, आपको हर एक शेप्स का, जब भी आप ड्राइंग करते हैं, तो जब भी, जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके, जिसमें पूछा गया था कि एक 3D कंपोजिशन बनाना ना था आपका, किससे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का 3D कंपोजिशन कैसा बनेगा, अगर आपके माइंड में बेसिक शेप्स आ गए। जैसे कि बात करते हैं तबला की, तबला का बेसिक शेप्स कौन सा होता है आपका, ड्रम ले लेते हैं। ड्रम कैसे, सामने से देखोगे सर्कल दिखेगा, पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ओवल शेप में नजर आएगा, राइट। तो कैसे पता चला, अगर आपको बेसिक शेप्स उसके पता है, तो आप उसको बहुत इजीली ड्रॉ कर लेंगे। अगर यकीन नहीं होता, तो आज अपने घर में कोई भी चीजों को देखिए और उसके बेसिक शेप्स को समझिए। ये एक्सरसाइज कहाँ काम आएगी, आगे हम बात करने वाले हैं इस टाइप की एक्सरसाइज कहाँ काम आती हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक शेप्स एंड पर्सपेक्टिव, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन दोनों पार्ट में बहुत अच्छा हो गए, तो समझ लीजिए आपके कहीं भी मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, स्पेशली 3D कंपोजिशन में। जब दो चीजें हमने सीख ली, तो अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट विद लाइटनिंग। अब लाइटनिंग का एक्सपेरिमेंट कैसे करें, देखो बहुत कम टाइम है, आजकल सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल की टॉर्च ऑन करिए, और आपके सामने जो भी चाहो तो आप अपना खुद का एक कंपोजिशन रेडी कर सकते हो। कंपोजिशन कैसे, कि आप कुछ 2-3 चीजों का अरेंजमेंट कर लीजिए, और फिर उसको टॉर्च के थ्रू लाइट दीजिए। लाइट के डिस्टेंस में वेरिएशंस लाइए, लाइट की कभी पास लेकर आइए, कभी लाइट को दूर लेकर जाइए, जिससे आपको समझ आएगा कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अगर लाइट आती है, तो उसका शैडो कास्ट कैसे होता है, शैडो कास्टिंग की आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके सामने कोई भी शेप्स आ जाए, वेरिएशंस लीजिए शेप का, और उसके कंपोजिशन का अरेंजमेंट करिए, और फिर अपने मोबाइल का यूज करिए, और मोबाइल से टॉर्च के थ्रू आप देखिए कि किस तरह का शेडो बनता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपके एग्जाम में होंगे। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, अब है अंडरस्टैंड द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। आपके सामने एक इमेज दिख रही है, डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई लेवल। अगर इसकी बात करें, तो देखो ग्लास नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इस वाले पार्ट का ग्लास कहाँ है,
ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आई लेवल ऑलमोस्ट यहाँ होगा, तभी हमें ग्लास नजर नहीं आ रहा, बट हमें ये पार्ट तो नजर आ रहा है, तो इसका टॉप नजर नहीं आ रहा है ना। तो हम कहीं यहां से इस कंपोजिशन को देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये रॉन्ग कंपोजिशन है, क्यों क्यों है, इसका दूसरा चीज और ध्यान रखना, वेरिएशंस रखना है जब आप देख रहे हो। देखो यहाँ पर गैप आ गया, गैप आने का मतलब होता है दो डिफरेंट आपके कंपोजिशन रेडी हो गए, मतलब सेपरेट कंपोजिशन हो गए। तो आपको दूसरी चीज का क्या रखना है, ये चीज आपको नहीं करना है जब आप कंपोजिशन करते हो। नेक्स्ट चीज, आई लेवल तो मैं समझ आ गया, नीचे है तो ये भी गलत है, इस तरह का काम आपको नहीं करना है किसी भी कंपोजिशन में। आधे कोई भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, तो आप देख रहे हो ये भी प्रॉपर कंपोजिशन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज अलग अलग दिख रही है। ओके, थर्ड हम इस पार्ट में आते हैं। देखो इसमें आई लेवल तो आप समझ ही रहे हो कि आपको समझना है आई लेवल कैसा है। अब दूसरी चीज कि अब आपको इसका टॉप दिख रहा है बट इसका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका आई लेवल ऑलमोस्ट यहाँ होगा। ओके, तो आई लेवल समझने के बाद अब हम आते हैं इस वाले में, ये टॉप व्यूज है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट आपको ज्यादा दिख रहा है। जब आप इस टाइप के कंपोजिशंस बनाते हो या सेपरेट कंपोजिशन या सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के ट्राई कर रहे हो आप सिंगल, तो आपको आई लेवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि हमारा आई लेवल जैसे जैसे चेंज होता है ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट वाले कंपोजिशन में। अब आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, शेडो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, बट यहाँ पर भी हमारा ग्लास सेपरेट दिखाई दे रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अभी नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के हमारे जो कंपोजिशन थे, आई लेवल आपको समझ आ गया, किस तरह से चीजें दिखाई देती है, हमें इसको समझना है, कंपोजिशन को समझना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या करना है, क्या करना है अब, देखो प्रैक्टिस ऑफ फोर शॉर्टनिंग। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉर्मल पर्सपेक्टिव और फोर शॉर्टनिंग में डिफरेंस क्या आता है। देखो नॉर्मल पर्सपेक्टिव में हमें एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा दिखाई दे रहा होता है, बट जब फोर शॉर्टनिंग में आते हैं तो देखिए चीजें हमें शॉर्ट्स दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि हमारे आई लेवल बहुत ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देगा आपको ऑब्जेक्ट के सामने, जिस वजह से ये आपके फोर शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा फोर शॉर्टनिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि चीजें प्रॉपर वे में बननी चाहिए। गलत बन रही है तो प्लीज मत बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रॉपर फोर शॉर्टनिंग नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर हैंड में नहीं दे पा रहा हूँ, या ह्यूमन फिगर में नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें स्मार्टली वर्क करिए। और फोर शॉर्टनिंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपने हैंड के थ्रू भी आप समझ सकते हो। फोर शॉर्टनिंग में बहुत सारी चीजें आती है, चीजें जब पीछे जाती है तो वो किस तरह से दिख रही है, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको कम से कम टाइम में आप बहुत अच्छा उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना सकते हो। तो अगर आप कम से कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और फोर शॉर्टनिंग को समझने की कोशिश करिए, बहुत सारी इमेजेस देखिए, नहीं है अपने, जब भी आप फ्री टाइम में हो या आप खाली बैठे हो तो अपने कैमरे का यूज करिए, मोबाइल का यूज करिए, रील देखने के बजाय कुछ टाइम आप थोड़ा सा अपने कैमरा और अपनी जो क्वालिटी है फोटोग्राफी की उसको शो करिए। तो फोटोग्राफ क्लिक करिए, कभी फादर बैठे हो मदर बैठे हो उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करिए, देखो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो फादर कैसे दिख रहा हूँ, फोर शॉर्टनिंग में आते आते चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। तो फोटोग्राफी आपका सबसे बेस्ट है। अगर मूड नहीं है ड्राइंग करने का तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप बहुत जल्दी उन सब चीजों से सीख पाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे अभी, इससे पहले हम लोग कंपोजिशन की, अंडर आपको कंपोजिशन समझ आना चाहिए। तो अब आती है यूज ऑफ ओवरलैपिंग एंड द साइज वेरिएशन। जो ये वाला पार्ट है ये आपके कंपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, हाँ पर्सपेक्टिव जब तक सही नहीं होगा तो आपके शेप्स अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरा हमने क्या देखा था, पर्सपेक्टिव के बाद हमें लाइटनिंग पता होना चाहिए, शेप्स का नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद हमने समझा था कि लाइट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने समझा था कि आपके मतलब कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। थर्ड हमने समझा फोर शॉर्टनिंग और पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग एंड साइज वेरिएशन। अगर आपने इस चीज को समझ लिया आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। आप बिलीव करिए, अगर आपने कंपोजिशन को ओवरलैपिंग के साथ बहुत अच्छा बना दिया, मतलब हमेशा
चीजें आपकी कनेक्टेड दिखनी चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड दिख रहे हैं, इट्स मीन कि आपने परफेक्ट कंपोजिशन बनाया है। तो कैसे? देखो, आपको पहले भी बताया था इससे पहले कि कंपोजिशन को समझने के लिए एक सेपरेशन नहीं करिए, चीजों को ओवरलैप करिए। जितना आप ओवरलैप करेंगे आपका कंपोजिशन ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। दूसरा, वेरिएशन, साइज वेरिएशन बहुत जरूरी है। सेम साइज की चीजें, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आई थी, अगर हम सेम जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट ले लेते, जैसे गिटार ले लेते, सितार ले लेते और इलेक्ट्रिक गिटार ले लेते, ऐसे 5 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट एक जैसे दिखने वाले ले लेते, तो वो कंपोजिशन कैसा दिखता? आप खुद इमेजिन करिए, बहुत अच्छा नहीं दिखता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोजिशन अट्रैक्टिव बने, तो आप वेरिएशंस यूज करिए, जितना वेरिएशन डाल सकते हैं कंपोजिशन में। देखो, अगर ज्योमेट्रिकल आएंगे तो गिवन होंगे, और अगर गिवन नहीं है तो भी आपको वेरिएशन दिखाना है। अगर हम सर्कल को इतना बड़ा बना देते तो क्या होता? अच्छा नहीं दिखता ना। तो हर एक चीज के प्रॉपर साइज का को भी डिफाइन करना है, साथ में वेरिएशंस जैसे आप देख रहे हो। दूसरा, शेडिंग्स और लाइट का भी ध्यान रखना है किस तरह से। तो अगर आपको नहीं समझ में आता, बैठे बैठे है ना, जैसे आपकी स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल में भी चीजों को अरेंज करके देखिए कंपोजिशन करने के लिए। जरूरी नहीं कि हमेशा ड्राइंग ही बनाते रहें, कभी कभी प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे इरेजर, रबर, इरेजर, शार्पनर, और आपका जैसे पेंसिल, पेंसिल कलर, या फिर आपके पास जो भी स्टडी टेबल में है बुक्स का, तो उसको प्रॉपर अरेंज करने की कोशिश करिए, ओवरलैपिंग करने की कोशिश करिए। ये भी चीजें हमारे मेमोरी में बहुत अच्छी फिट हो जाती है और एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें और क्या चीजों को पता होना चाहिए। देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो टॉपिक मेमोरी ड्राइंग। आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं मेमोरी ड्राइंग वाले। मेमोरी ड्राइंग बोल सकते हैं, सिनेरियो क्रिएट करने वाले कर बोल सकते हो, सीन क्रिएशन बोल सकते हो, वो आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। मेमोरी ड्राइंग, एक पर्सन आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है वो? ऐसे जोर लगा के सोच रहा है, मैंने क्या क्या देखा, राइट? मैंने क्या क्या चीजें देखी, ये आप सोच रहे हो। तो जैसे ही अगर मेमोरी ड्राइंग की अगर बात होती है, तो आपके सबसे पहली जो चीज है, प्रैक्टिकली करने की बात बता रहे हैं। जैसे अभी हम टेबल में अरेंजमेंट देख रहे थे, आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में एक चीज देखी थी, शेप। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए आपको शेप का। अगर आपको शेप के बारे में नॉलेज है, तो आप मेमोरी में चीजें ज्यादा जल्दी फिट कर पाओगे। लाइक कि हमने कहा बॉटल, आपने चलते फिरते 3 टाइप की बॉटल्स देखी, आप निकल गए, 5 मिनट का काम था, आप जस्ट क्रॉस हुए, बट आपके सामने कुछ चीजें आपने नोटिस नहीं किया कि क्या क्या शेप थे। बट एज एन स्टूडेंट, या फिर एज एन आर्टिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी बच्चा इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, वो क्या करेगा, जैसे ही चलेगा तो वो सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा उसके शेप क्या है। जैसे 3 टाइप के, अब तो बहुत वेरिएशंस आ गए हैं बॉटल्स में, तो आप देखोगे अलग अलग टाइप की बॉटल्स बनी हुई है। जैसे आप क्रॉस करते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, इसके शेप क्या है, ये किस शेप का बना है, जैसे सिलेंडर का बना है क्या? आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। आपकी मेमोरी में सबसे पहले जो क्लिक होना चाहिए वो है शेप। फिर तो आप उसको क्रिएट कर ही लोगे, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में जोर देकर। बट सबसे पहले आप जब भी कोई भी चीज की सीन क्रिएशन, जैसे आपके डेली रूटीन में, मतलब अभी से लेके जो आपका एग्जाम तक का टाइम बचा है, डेली कोई ना कोई चीजों को ऑब्जर्व करिए और उसको अपने साइड कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, कहीं पे भी छुपा दीजिए। फिर उसको रिकॉल करिए, सोचिए वो शेप क्या था, कैसा दिख रहा था, मैं किस जगह खड़े होकर उसको देख रहा था, तो उसका कैप कैसे दिखाई दे रहा था। ये सारी चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में चीजें आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से लेके सिनेरियो, मतलब सीन क्रिएशन तक, आप इस चीज को, जैसे अब आप स्टडी टेबल पे बैठो, आप बैठ के कुछ रीड कर रहे हो, आप अपनी मेमोरी में कुछ चीजों को रखिए। जैसे कि मेरे सामने पीसी रखा है, मेरे सामने वो लैपटॉप भी रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, बॉटल रखी है मिल्क का, मम्मा रख के चली गई आपके लिए, और कुछ इरेजर है, सारी चीजें आपने अपने दिमाग में देख लिया। 5 या 10 मिनट बाद इधर उधर घूमिए फिरिए, फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए कि मैंने स्टडी टेबल में क्या क्या देखा। फिर धीरे से अपने रूम को क्रिएट करने की कोशिश करिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के बनाने की कोशिश करिए। इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस मेमोरी ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
बात यही है कि विजुअलाइज करिए चीजों को अपने दिमाग में और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। देखिए आप कितने जल्दी इंप्रूवमेंट देखेंगे, और नहीं देख पाते तो ये भी बताइएगा मैम ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर अपन कुछ और नया आइडिया लेकर आएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं, एक आपने एक और क्वेश्चन देखा होगा, 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोर्ट्रेट ड्राइंग और इनलार्जमेंट। अभी रिसेंटली वाला क्वेश्चन आया था, पता है ना आप लोगों को? ये क्या चीजें नोटिस करने वाली थी जब आप ड्रॉ कर रहे थे? आपने क्या किया? आपने देख के सीधे स्टार्ट कर दिया क्या बनाना? अगर स्टार्ट किया होगा देखते ही तुरंत तो बहुत गलत बात थी। ऐसा नहीं करना था। आपको क्या करना था? देखो, जब भी हम इस टाइप के इनलार्जमेंट वाली चीजों की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ये कहाँ है। ठीक है, आप देख रहे हो इसको हमने किस तरह से, पहले आपको प्रॉपर फोकस ऑन प्रपोर्शन, सबसे पहले आप फोकस करेंगे इसके प्रपोर्शन पर। ठीक है, अब ये पार्ट देखो फोर शॉर्टनिंग में आ गया उसका लेग। ओके, अब प्रपोर्शन में बात किया, दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे? नेक्स्ट आप इसकी बात करते हो फेशियल एक्सप्रेशन, दिख रहे हैं आपको? बहुत डल सा दिख रहा है, थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा है। तो पहले आपने ऑब्जर्व किया एक्सप्रेशन, पहले प्रपोर्शन पे फोकस किया, प्रैक्टिस प्रपोर्शन। आप जितने प्रपोर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। देखो दो तीन चीजें हैं, मेमोरी ड्राइंग का भी वर्क हो जाएगा, शेप टू फॉर्म का भी वर्क हो जाएगा, और साथ में आपकी 3D कंपोजिशन भी हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आना है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पोर्ट्रेट आए तो पोर्ट्रेट में आपको प्रॉपर प्रपोर्शन पता होना चाहिए, किस तरह का प्रपोर्शन है। नेक्स्ट आपको दूसरा ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन। इन दो चीजों पे फोकस करके आप इसको स्टार्ट करिए। पहले आपका यही रूल रहेगा कि इसकी हाइट कितनी होगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन वाली, ऑब्जर्व द शेडो एंड हाइलाइट्स, देख रहे हो आप यहाँ पे हाइलाइट्स है, यहाँ पर डार्क टोन्स के साथ शेड्स है, यहाँ पर आपको डार्क टोन दिखेगी, यहाँ डार्क टोन दिख रही है, बाकी में आप देख रहे हो कि लाइट है। तो इसको ऑब्जर्व करना है शेडो एंड हाइलाइट्स को, कहाँ कैसा है, तो आप शेडिंग बहुत स्पीडली कर पाओगे। एक और तरीका है आपके शेडिंग ऑब्जर्व करने का, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके काम आएंगे। ठीक है, अगर हमने कहा यहाँ की शेडो को आप हाईलाइट को ऑब्जर्व करिए तो ये इस तरह का बना है, तो धीरे धीरे आप इन चीजों को ऑब्जर्व करिए, हर एक जगह ज्योमेट्रिकल लाइन को समझने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रहे हैं। चाहे वो इनलार्जमेंट वाले पोर्ट्रेट का क्वेश्चन हो, चाहे आपके कोई भी फिगर या ह्यूमन फिगर्स या कुछ भी दे दी जाए, अगर आप शेडो और हाइलाइट्स को भी फॉलो करोगे तो ये भी बेस्ट तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को। प्रपोर्शन पे फोकस करिएगा प्लीज, और प्रैक्टिस करिए डेली। ऑब्जर्व है शेडो हाईलाइट, जब आपके सामने इस टाइप की ब्लैक एंड व्हाइट या कलर भी फोटो या इमेजेस आती है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कहाँ हाईलाइट है। जैसे हम इस वाले की बात करते हैं पोर्ट्रेट में, तो इतना पार्ट आपका डार्क दिखाई दे रहा है, डेप्थ दिखाई दे रही है, और हर जगह कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। तो उसको फटाफट ड्रॉ करते जाइए, हर जगह जहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको फटाफट ड्रॉ करते जाइए फेस के अंदर, और फिर उसमें लाइट एंड डार्क टोन को ऐड करते जाइए। तो बहुत स्पीड में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा और आप उसको बहुत जल्दी ड्रॉ कर पाओगे, रीड्रॉ कर पाओगे। यूज अ रेफरेंस फोटो, प्रैक्टिस के लिए रेफरेंसेस फोटो का यूज करिए। कम से कम डेली 15 टू 30 मिनट का टाइम दीजिए। जितना स्पीड में आप बना सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा, करेक्शन करने के लिए अगर बाय मिस्टेकली कुछ हो गया हो, गलत बन गया हो, तो बेस्ट यही है कि 15 मिनट का टाइमर लगाइए और उस टाइमर के साथ आप उसको ड्रॉ करना शुरू करिए। प्रपोर्शन पे ध्यान रखिए, आई के गैप पे ध्यान रखिए, लाइट एंड डार्क और डेप्थ पे ध्यान रखिए, शेडो पे ध्यान रखिए, और इस तरह से रोज एक रेफरेंस इमेज निकालिए और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये हमारे एक और लास्ट टॉपिक बचा है जिसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। टॉपिक है 2D डिजाइन। 2D डिजाइन का जो क्वेश्चन है, देखो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक इमेज है 2D डिजाइन। इधर पे भी आप देख रहे हो ज्योमेट्रिकल शेप का यूज है। तो प्लीज शेप्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लो ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टडी सबसे पहले पर्सपेक्टिव के साथ बेसिक शेप्स की भी स्टडी करनी है कि हम क्या नया क्रिएट कर। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन
मतलब पैटर्न डिजाइन करने के लिए दे सकते हैं। अब आपको ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, किसी क्लॉथ में भी यूज कर सकते हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे गए हैं जेई बियाक में। तो इसको सॉल्व करने के सबसे बेस्ट तरीके हैं कि आपको पता क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक शेप्स। देखो आप एक पिकॉक देख रहे हो, और ये सारे बेसिक शेप से बने, कितनी ब्यूटीफुली बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और बेसिक शेप्स में आप देख रहे हो ट्रायंगल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल को ज्वाइन करके उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, करा है ना पिकॉक का। तो इस बेसिक शेप्स का यूज करके किस तरह से एक डिजाइन या पैटर्न को क्रिएट किया जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको डिजाइन करिए। रोज एक मम्मी की साड़ी का पैर भी उठा के देख सकते हो कि मम्मी की साड़ी में कितनी सारी चीजें बनी है। देखा होगा ना, शर्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी शर्ट में भी बहुत अलग अलग पैटर्न बन के आते हैं। लाइक कि कभी पेंगुइन भी बना होता है, आपने देखा होगा। बहुत क्रिएटिव चीज होती है, बच्चों की चीजें और अट्रैक्टिव बनती हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, देखिए कौन से ज्योमेट्रिकल शेप से बना है, उसका यूज करिए। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे अपने, लाइंस। लाइन बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फ्री हैंड ड्राइंग ही करेंगे प्लीज। कहीं पर भी स्केल का यूज मत करिए। अगर आप स्केल का यूज करोगे तो आप टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे और मार्क्स भी कट करवा के आ जाओगे। तो बेटर है फ्री हैंड ड्राइंग। प्लीज फ्री हैंड ड्राइंग, जितना फ्री हैंड करोगे उतना आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो लाइन क्वालिटी पे ध्यान रखना है। जिस तरह से आप देख रहे हो बॉर्डर लाइंस हैं, हर एक नीट एंड क्लीननेस के लिए आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कलर, कलर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज कलर थ्योरी पढ़ लीजिए पूरी। कलर साइकोलॉजी समझ लीजिए। कलर थ्योरी में कौन सा कलर किस कलर के साथ बेस्ट शो होता है, कॉम्प्लीमेंट देता है या फिर कंट्रास्ट देता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तभी आप इस वाले टॉपिक में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, आप देख सकते हो कलर थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर्स भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिए कि कलर थ्योरी के बारे में आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो, कौन से पार्ट को समझना चाहते हो। हम लोग प्रॉमिसली एक कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम लोग कुछ नया आपको बता रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कलर थ्योरी से रिलेटेड आप इस चीज में कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इससे को मेंशन कर दीजिए। अब हम आते हैं स्पेस। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने स्पेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस के बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। जब हम इस तरह की ड्राइंग बना रहे होते हैं तो आप देख रहे हो ये आपका नेगेटिव स्पेस है, ठीक है, और ये आपके सारे पॉजिटिव स्पेस है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस को बैलेंस करके रखना है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे और नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बना देंगे और नेगेटिव कम कर देंगे, तो उससे भी आपका जो ब्रीथिंग, मतलब कहते हैं ना सांस नहीं लेते, मतलब एक कमरे में बहुत सारे लोगों को अगर डाल दिया जाए तो आप किसी को समझ नहीं पाओगे कि आपकी पहचान वाला पर्सन कौन है। तो इसी तरह जब कम चीजें होती हैं, यानी कि पूरा खाली भी नहीं छोड़ना है और उसको पूरा भरना भी नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को बैलेंस करके चलना है। जब आप उसको बैलेंस करके चलेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस को, ऑटोमेटिकली वो स्पेस एक बहुत खूबसूरत डिजाइन आपके सामने लेकर आएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ आपके आइडियाज हैं। आप चाहो तो की स्केचेस बोल सकते हो। इस तरह के की स्केचेस बना के अपनी प्लानिंग पहले कर लें, फिर देन फाइनल पे आए। इससे आपके दो पार्ट होते हैं, मार्क्स भी मिलने के चांसेस है। आपकी पूरी जो भी आप चीजों को बनाने की जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप पहले से ही यहाँ रख लें। कलर कौन सा यूज करना चाहते हैं, कौन से ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज करना चाहते हैं, क्या आपने प्लान किया है, कितना नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस होना चाहिए, फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर अपने बॉक्स में बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको कम टाइम देना होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और फिर अब हम नेक्स्ट हमारा है बैलेंस। बैलेंस भी इंपॉर्टेंट। देखो अगर बैलेंस ना हो, जैसे अगर हम यहाँ पे दो शेप चीजों को ड्रॉ कर दे और नेक्स्ट हम नहीं करे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। ऊपर आपका वेट ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे कम दिखाई दे रहा है। तो चीजों को बैलेंस भी करना है। आपके हर एक एरिया, जैसे अगर हमने एक डिजाइन यहाँ लिया तो ये चारों कॉर्नर्स पे आना जरूरी है। अगर आपका ये वाला पार्ट है, अगर ये पार्ट आपका हैवी हो रहा है तो यहाँ पर भी उसको
शेप्स के थ्रू बैलेंस करना है। तो हर एक पार्ट को बैलेंस करते हुए ही ड्रॉ करें, इवन हर एक जगह, चाहे आपका 3D कंपोजिशन हो, चाहे आपका 2D कंपोजिशन हो, चाहे मेमोरी ड्राइंग हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, हर जगह बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये विजुअल बैलेंस कहलाते हैं। अगर आप एक इतना बड़ा बॉक्स बना दो पेपर में और इतना बना दो, तो ये भी बैलेंस शो करता है अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि शेप्स पे एक बड़ा एक छोटा हो गया तो ये दिखाई देगा कि अरे यहाँ पे वेट ज्यादा है, यहाँ पे वेट कम है। तो ये चीजें अनबैलेंस करती हैं चीजों को, तो बैलेंस करके चलना है, यहाँ पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। एम्फेसिस एंड मूवमेंट्स एंड रिदम एंड कंट्रास्ट, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो इसका वीडियो आपके आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें भी प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हो और क्या कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज किए जाते हैं। आप बताइएगा, हम लोग इस पे भी वीडियो लेकर आएंगे। तो जो आपका है मूवमेंट एंड रिदम और कंट्रास्ट और ये सब चीजें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करती हैं। जैसे कंट्रास्ट क्या करता है, कलर, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे चीजें देख रहे हो कंट्रास्ट में, अगर आपके बैक साइड पे येलो कलर दिख रहा है तो बाहर ब्राइटनेस है। ये क्या क्रिएट कर रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, सॉरी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है तो चीजें उभर के बाहर आती हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। तो आपको इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन का पहले पता हो, फिर आप उनको बैलेंस करिए किस तरह से आप उन कलर को कर रहे हैं। मोमेंट एंड रिदम, रिदम क्या होता है, रिदम एक एक चीज, अगर इस शेप को आप कंटिन्यूसली ट्रायंगल को एक पैटर्न के रिदम एक फॉर्म में रखते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एक आपका पूरा रिदम क्रिएट कर देगा, या रिदम्स के थ्रू आप एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। आपने देखा होगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी बिल्डिंग्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली से आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, रिदम समझ में आ गया होगा। कंट्रास्ट आपको बताया, एकदम कलर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिखाई देते हैं तो वो कंट्रास्ट जब भी होता है तो आप बैक साइड और फ्रंट साइड जब इस टाइप के कलर्स यूज करते हैं तो ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक था। और प्लीज आप ये मत सोचिए कम टाइम है, अ, अगर लगता है कि आप कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ थॉट्स पढ़ लीजिए, आपको अंदर बहुत पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये मत सोचिए मेरे से नहीं बन रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस थॉट के साथ अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिए। 99% मेरा टारगेट तो 100% का है और मैं करके ही आऊंगा। इस थॉट के साथ आप अपनी ड्राइंग स्टार्ट करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दिया है। सो प्लीज कि बिना डरे बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम देकर आइए। ओके, तो और कुछ आपको लगता है कि आपको और चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम लोग ने जब भी आपके कमेंट्स आते हैं तो हम लोग उस पर जरूर कोई ना कोई वीडियोस लेकर आते हैं। अभी भी आपको लगता है कि कुछ वीडियोस आपको लगता है कि चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम लोग उसको जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।